हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और एक शानदार टीम आपको तैयारी करवा रही है एमपीपीएससी और उससे जुड़े हुए एग्जाम्स की। आई विश आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया होगा और वहां पर जाकर के आप अपने गोल को सिलेक्ट करें और गोल सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारी स्पेशल और फ्री क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। सिर्फ 7,000 रुपये पे करने के बाद आपको वहां पर एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, इसके अलावा आपको वहां पर एसआई, कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं सिर्फ 7,000 रुपये देकर। और यहां पर भी दोस्त, अगर आप मेरा कोड SG Live यूज करते हैं तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा और यही चीज आपको 6300 में मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप क्लासेस का डेमो ले सकते हैं। 20 तारीख से वहां पर मेरा मेंस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम मेंस की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करेंगे, तो मेंस का कोर्स भी वहां आपको मिल जाएगा दोस्त। आगे चलते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल की तरह ही आज भी बहुत अच्छा टॉपिक बनाने की मैंने आपके लिए कोशिश की है। और इस टॉपिक में हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं दोस्त कि भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर हैं और 18 में से जो 11 बायोस्फीयर हैं उनको यूनेस्को ने दर्जा दिया हुआ है, वो यूनेस्को के तहत आने वाले बायोस्फीयर हैं। तो हमें ये देखना है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां कहां पर स्थित हैं, उसकी एक मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के अलावा हमको यहां पर समझना है कि आखिर जैव मंडल क्या होता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहली बात, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, तो सामान्य जानकारी लेते हैं, हम कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, जैव मंडल या बायोस्फीयर शब्द का पहली बार किसने इस्तेमाल किया? तो याद रखेंगे दोस्त, बायोस्फीयर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था एडवर्ड सुएस ने। ये वर्ड आ चुका है कि बायोस्फीयर जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, तो आप आंसर करेंगे एडवर्ड सुएस के द्वारा ये वर्ड दिया गया। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के बड़े क्षेत्र हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के बड़े क्षेत्र हैं जहां वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। तो बेसिकली आप एक बात समझे दोस्त, ये एक प्रकार से क्या होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, जहां पर फ्लोरा और फौना का कंजर्वेशन किया जाता है, जहां पर जीव जंतु और पेड़ पौधों का कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। आगे बात करें तो भारत सरकार ने भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है, जो प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों में से एक हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में रक्षा करते हैं। एक बात समझो, इसमें आपसे कहा गया है कि जो एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बहुत ध्यान से समझना, जैसे हमने कहा कि सर ये हमारा पूरा का पूरा इलाका एक बायोस्फीयर रिजर्व है, हमने कह दिया ये पूरा का पूरा इलाका जैव मंडल आरक्षित या जैव मंडल क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु, एक तो जीव जंतु हो गए, साथ ही में आपकी जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पति होती है, इंग्लिश में फ्लोरा एंड फोना, दोनों का ही क्या करना पड़ेगा, दोनों ही चीजों का आपको करना पड़ेगा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। दोनों ही चीजों का आपको कंजर्वेशन करना है, दोनों ही चीजों का प्रोटेक्शन आपको करना है जो इस क्षेत्र के अंदर आती है। अब एक जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना दोस्त, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 3 ऑप्शन आपको दिए जाएं, एक व्यक्ति आपके सामने लिखे अभ्यारण्य, एक शब्द आपके सामने लिख दिया जाए अभ्यारण्य मतलब कि सेंचुरी, सेंचुरी लिख दिया जाए, दूसरा वर्ड आपके सामने लिखा जाए राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वर्ड क्या लिखा जाए, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और तीसरा वर्ड आपके सामने लिखा जाए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व।
और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे बड़ा क्या होता है, आंसर करना कि इन तीनों में सबसे बड़ा सामान्यतः जनरली जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक से ज्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो उसके अंदर पता पड़ा 1, 2 और 3 नेशनल पार्क आ गए, मतलब 3 राष्ट्रीय उद्यान मिलाकर के हो सकता है एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया हो। उसके अलावा यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, कलर से कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर आपको अब वन्य जीव अभ्यारण्य भी मिल सकते हैं। यहां पर आपको क्या मिल सकते हैं, एक या एक से अधिक आपको वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिल सकती हैं। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो आप याद रखेंगे, एक जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें एक से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान उसके अंदर आ सकते हैं, या एक से ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उसके अंदर में आ सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्त। ओके, नेक्स्ट, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में अक्सर एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य शामिल होते हैं। संरक्षण इंपॉर्टेंट है, संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को दिया जाता है, बल्कि उन मानव समुदायों को भी दिया जाता है जो इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व, अगर आपने एक क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, तो यहां पर जितने जानवर होंगे या जीव जंतु होंगे उनका प्रोटेक्शन आपको करना है। जितने भी यहां पर पेड़ पौधे होंगे उनका प्रोटेक्शन भी आपको करना है, और जितने भी यहां पर इंसान होंगे, ह्यूमन होंगे, उनका कंजर्वेशन भी आपको करना है। ये बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होता है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल होता है। ओके, देख सकते हैं आप इस डायग्राम के थ्रू कि आपको ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा होगा, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अंदर ये जो इस कलर से दिखाए गए हैं ये राष्ट्रीय उद्यान है, और इस रंग से जो दिखाई गई हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारे के सारे अभ्यारण्य हैं। अगले पॉइंट पर, यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय सह समन्वय परिषद ने नवंबर 1971 में प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया। ओके, तो यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नाम को दिया गया, लेकिन पहली बार इस नाम का प्रयोग एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारत में नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम 1986 में स्टार्ट किया गया। न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि अगस्त 2018 में, हमेशा करंट अफेयर से हम इसको अपडेट कर देते हैं, तो न्यूज यह है कि अगस्त 2018 में विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत भारत के खनचेंगजोंग 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि यूनेस्को का एक कार्यक्रम है मैब के तहत राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया जाता है। 2 मिनट बाद हम उसकी चर्चा करेंगे और सारी चीजें हम कनेक्ट करके आपको एक पॉइंट में बता देंगे दोस्त, डिस्कस कर लेंगे। कुछ और बातें जानते हैं। अधिसूचना राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की जाती है। सरकारें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना के बाद यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत उन्हें नामांकित कर सकती हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला का एक हिस्सा है। उसके अलावा भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में नीलगिरी आएगा, जो 2000 में आया। और देश के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क का एक हिस्सा है, जो यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम पर आधारित है। राइट, तो ये आप कोर क्षेत्र 3 प्रकार के इसमें आपको एरिया देखने के लिए मिलेंगे। एक सेकेंड। ओके, अब यहां पर समझिए पूरी बात। देखिए दोस्त, अब तक की कहानी यह निकल के आती है कि 1971 यूनेस्को के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।
ये पहला हो गया। और इसी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की बात की गई, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की गई। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तीसरा पॉइंट कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ, तो याद रखेंगे कि भारत में 1986 में 1986 में भारत में क्या प्रारंभ हुआ, तो भारत में प्रारंभ हुआ आपका बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर कार्यक्रम। भारत का जो जैव मंडल क्षेत्र कार्यक्रम है ये 1986 में स्टार्ट हुआ। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, आंसर कर देंगे नीलगिरी। आंसर क्या कर देंगे, नीलगिरी है। ओके, अगला सवाल, भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप आंसर करेंगे 18। कितने हैं, 18। अब सवाल क्या आएगा समझें, तो ये जो मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो इसके तहत एक और कार्यक्रम है यूनेस्को का, बहुत ध्यान से समझना, इसके तहत यूनेस्को का एक और कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का नाम है वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम। तो जिस तरह से यूनेस्को क्या करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक प्रोग्राम चलाता है, जिसको हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, उसी तरह से यूनेस्को का एक और कार्यक्रम है वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम। वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत यूनेस्को क्या करता है, जो महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं दुनिया भर के, उनको वैश्विक दर्जा देता है, उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रदान करता है। समझ रहे ना बात को, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब समझना, अगर सवाल आपसे पूछे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आंसर करेंगे सर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर एक बात बताएं कि यूनेस्को का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क, इसमें भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 नहीं है। इस 18 में से 11 जो बायोस्फीयर हैं, इस 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से जो 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो किसका हिस्सा है, वो यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा है। आई विश ये क्लियर होगा, 18 में से 11 किसका हिस्सा है, वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा है। तो इतने पॉइंट अब आपको पता होंगे। अब एक चीज और समझ ले इसके बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, कि जब बायोस्फीयर के बारे में आप पढ़ते हैं तो हमेशा आपको 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक कोर क्षेत्र होता है, इसको इस पेन से लिखते हैं, एक मिनट बसा, राइट। एक होता है कोर, दूसरा होता है बफर और तीसरा होता है ट्रांजिशन। तो जब भी आपने किसी भी पुस्तक में पढ़ा होगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक कोर एरिया होता है, एक बफर जोन होता है और एक ट्रांजिशन जोन होता है। कोर क्षेत्र में, अब ये पूरा का पूरा डेटा यूनेस्को से लिया गया है, तो यूनेस्को की वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं। ओके, कोर क्षेत्र में याद रखना, कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी, कोर क्षेत्र को यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, कोर क्षेत्र में नो ह्यूमन एक्टिविटी। कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती दोस्त, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती। यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती और प्रश्न आ भी जाते हैं, याद रखना। अब दूसरा जो बफर जोन है, तो बफर जोन में मैं आपसे कहूंगा कि मानवीय गतिविधियां होती हैं पर बहुत सीमित, अत्यधिक सीमित ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, सीमित मानवीय गतिविधियां होती हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें कुछ हद तक आवास भी आ जाता है, बहुत थोड़े हद तक। उसके अलावा रिसर्च आ जाता है, एजुकेशनल पर्पस आ जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं तू खींच मेरी फोटो वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इसमें टूरिज्म भी आ जाता है।
टूरिज्म भी आ जाता है। अब सवाल क्या आता है, वो पूछेगा आपसे कि टूरिज्म बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से हिस्से में होता है, तो आंसर करना बफर जोन में होता है, ट्रांजिशन जोन में होता है। ये जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती, वहां पर आप रिसर्च भी नहीं कर सकते, वहां पर एजुकेशनल पर्पस के लिए भी नहीं जा सकते, वहां पर आप टूरिज्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बस वहां पर आप मॉनिटरिंग के लिए एक कैंप लगा सकते हैं, वो भी इस तरह से लगाएंगे ताकि वहां की इकोलॉजी को कोई भी नुकसान ना हो। अब तीसरे जोन पर आते हैं। तीसरा जोन है ट्रांजिशन जोन। इसको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। ओके, तो इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां होती हैं, निवास होता है और इसमें आपको विकास कार्य भी देखने के लिए मिल जाएंगे, पर यहां पर भी ध्यान रखा जाता है कि ये एक्टिविटी बायोस्फीयर रिजर्व को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये 3 इलाके होते हैं। तो अगर कभी भी आपसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप बताएंगे कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं। एक कोर एरिया होता है, दूसरा उसके बाद बफर जोन होता है और तीसरा जो जोन होता है उसे ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं है। बफर जोन में सीमित मानवीय गतिविधियां होती हैं। यहां पर टूरिज्म भी होता है, रिसर्च भी होता है, एजुकेशन पर्पस भी होता है और बहुत सीमित मात्रा में ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ट्रांजिशन जोन में आपको डेवलपमेंट वर्क मिल जाएंगे, विकासात्मक कार्य, कोई फैक्ट्री वगैरह भी आपको यहां मिल सकती है, ह्यूमन सेटलमेंट और सारी चीजें, सारे क्रियाकलाप आपको यहां मिलेंगे। पर यह भी इन्वायरमेंट को इन्वर्सली इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व की पूरी कहानी हो गई। इस डायग्राम को कभी भी प्रीलिम्स में आप लिखें, हमेशा ये डायग्राम यूज करें। और प्रीलिम्स में सवाल कैसे आएंगे तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्त। सवाल आएगा कि टूरिज्म की गतिविधियां कहां कहां पर हो सकती हैं, तो आंसर लिखना बफर जोन में हो सकती है, ट्रांजिशन जोन में हो सकती है, कोर एरिया में नहीं हो सकता। रिसर्च कहां हो सकता है, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन में, कोर में नहीं होगा। कोर में सिर्फ एक गतिविधि अलाउ है, मॉनिटरिंग। कौन सी अलाउ है, मॉनिटरिंग। अच्छा, बहुत सारी किताबें होंगी उसमें अलग अलग बातें लिखी हैं, तो दोस्त आप इसको सही मानना, क्योंकि ये यूनेस्को का वेबसाइट से जो ऑफिशियल है तो वहां से ये चीज ली गई है, तो इसको आप सही मान लीजिएगा, यह बिल्कुल सही है। कोर क्षेत्र, मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसको बफर जोन भी कहा जाता है, बफर जोन भी कहा जाता है, सीमित मानवीय गतिविधियां होती हैं। और संक्रमण क्षेत्र, विकास कार्य और योजनाओं की अनुमति होती है। पर्यटन यहां भी है, पर्यटन यहां भी है, पर्यटन दोनों। तो ये फोटो वाला निशान याद रखना, गाना भी याद आ जाएगा आपको, तो खींच खींच मेरी फोटो वाला गाना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। इन तीनों में अंतर समझ लो। 3 शब्द हमारे पास आएंगे, एक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों में अंतर समझ लो, फिर मैप बनाएंगे। ओके, पहला, राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि शामिल नहीं की जाती। यह IUCN के श्रेणी 2 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, नेशनल पार्क एक ऐसा इलाका होता है जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। और ये अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान, किसी भी जगह को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसके पास है, तो आंसर याद रखेंगे, राज्य सरकार के पास ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के ये पास पावर है। दूसरा सवाल अगर वो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उद्यानों के लिए कानूनी ढांचा कहां से मिलता है, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क कहां से मिलता है, तो आंसर याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिलता है। ओके, और इसमें IUCN के श्रेणी 2 को, इसमें IUCN की लिस्ट 2 में आते हैं नेशनल पार्क। ये आया हुआ सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान IUCN की किस श्रेणी में आते हैं, तो याद रखेंगे श्रेणी 2 में आते हैं। फिर अगर आप वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, तो इसमें एक चीज होती है कि इसमें विशिष्ट प्राणियों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और इसमें
मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, पर इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। और तीसरा, यह भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाए जाते हैं और ये IUCN की श्रेणी 4 में आते हैं, श्रेणी 4 में आते हैं। अब अंतर समझे। नेशनल पार्क में जितने भी, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं दो आपको डायग्राम ड्रॉ करके यहां पर बताता हूं। आपने एक पूरे के पूरे एरिया को नेशनल पार्क बना दिया, आपने एक पूरे के पूरे एरिया को नेशनल पार्क बना दिया, पूरे के पूरे इलाके को आपने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। अब इस राष्ट्रीय उद्यान के तहत जितनी भी वनस्पतियां आएंगी, जितने भी यहां पर जीव जंतु आएंगे, हर एक प्रकार के जीव जंतु, सभी को क्या मिल जाएगा? सभी को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सभी को क्या मिल जाएगा? सभी को संरक्षण मिल जाएगा। तो इस एरिया के अंदर में आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सभी को यहां पर संरक्षण मिल जाएगा। वहीं अगर आपने किसी भी इलाके को अभयारण्य बनाया, आपने किसी भी इलाके को क्या बनाया? अभयारण्य बनाया, मींस आपने उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया। तो जब आप अभयारण्य बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रजातियों का, जो भी प्रजातियां उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, सभी का संरक्षण करें। आपने बता दिया कि भैया हमने ये जो बनाया है, ये खास तौर पे हमने बनाया है क्योंकि हमें शेर को कंजर्व करना है, हमें लायन का कंजर्वेशन करना है, तो आपने इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कुछ प्रजातियों पर फोकस करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। दूसरी बात, नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। इवन आपको चराने के लिए लकड़ी कलेक्ट करने की एक्टिविटी भी अलाउ नहीं होती है। लेकिन जो अभयारण्य होते हैं वहां पर अनुमति के साथ, परमिशन के साथ आपको मानवीय गतिविधियों की अनुमति मिल जाती है, वहां पर आपको ह्यूमन एक्टिविटीज की परमिशन मिल जाती है। तीसरा, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आप समझ ही चुके हैं, इसका कहानी ही अलग है। और नेशनल पार्क IUCN की श्रेणी 2 के तहत आते हैं, जबकि अभयारण्य श्रेणी 4 के तहत आते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व श्रेणी 5 के तहत आते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलने से पहले अब 2 मिनट में आपके कमेंट देख लेता हूं, अगर कोई डाउट है तो नहीं। इसके बाद 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी तरह से मैपिंग हमको करनी है पूरी की पूरी, और सारी चीजें दोस्त हमको याद करना है। ये बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? चलिए बताइए। करंट अफेयर्स का रिवीजन अब पॉसिबल नहीं है, आप लोग एक बार उस पढ़ लीजिएगा उनको। ये बताइए, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो आगे चलें दोस्त। मेंस की क्लास मेरी 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है और ये क्लास दोस्त अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट होगी, तो वहां पर आप आकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस पे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व को कहा जाता है जो यूनेस्को के द्वारा, जिनको मान्यता दी जाती है, जिनको यूनेस्को के द्वारा वैलिडिटी प्रदान कर दी जाती है। सिद्धांत जी, ज्योग्राफी का जो महाअभ्यास है वो मैं नहीं करवा पा रहा हूं ड्यू टू फ्यू रीजंस। ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, उसकी वजह से मैं नहीं करवा पा रहा हूं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रिया जी, ये डिपेंड करता है कि वो किस जोन में है। जनरली उन सबको कोर एरिया में रखा जाता है, पर वो अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। ओके, चलिए। ज्योग्राफी में मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज बचे हुए हैं, दैट आई विल कंप्लीट सून। ठीक है, पहले अभी ये कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को ध्यान देते हैं यहां पर। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व की हमको लिस्ट बनानी है। मेरे साथ दोस्त अगर आप मैप में बनाते जाएंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ये कहानी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में आपको, अच्छा एक बात देखें, यहां पर भी 2 कलर का सहारा हम लेंगे। जितनी भी आपको
येलो कलर में मिलेंगे वो सारे के सारे नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जितने भी आपको व्हाइट कलर में मिलेंगे वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं, वो यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा कोल्ड रेगिस्तान। क्या मिलेगा दोस्त? आपको कोल्ड रेगिस्तान मिलेगा, जो आपको हिमाचल वाले इलाके में मिलेगा। इसमें आप देखें येलो कलर का है, इसका मतलब ये नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को के तहत दर्जा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड जब आएंगे तो यहां आपको एक नंदा देवी मिलेगा, और नंदा देवी में आप देखें तो ये व्हाइट कलर का है, इसका मतलब इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको एक भी साइट नहीं मिलेगी, बिहार में आपको एक भी साइट नहीं मिलेगी, सिक्किम में आपको मिलेगी खानचेंगजोंग करके, ठीक है, खानचेंगजोंग करके आपको एक साइट मिलेगी, और इसे हाल ही में 2018 में इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये लेटेस्ट साइट है सिक्किम। सिक्किम के बाद आप अरुणाचल प्रदेश आएंगे, और अरुणाचल प्रदेश में आपको देहांग देबंग बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। देहांग देबंग बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, यह सामान्य बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद जब आप असम आएंगे तो असम में आपको मानस और डिब्रू साखोवा, मानस और डिब्रू साखोवा, ये दो आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। डिब्रू साखोवा सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। फिर आपको मेघालय में आपको मिलेगा नोकरेक। नोकरेक ये कहां मिलेगा? आपको मेघालय वाले इलाके में आपको नोकरेक मिलेगा। उसके बाद जब आप वेस्ट बंगाल आएंगे तो यहां पर आपको सुंदरबन मिलेगा, सुंदरबन। और आप देख रहे हैं कि सुंदरबन हो गया, नोकरेक हो गया, खानचेंगजोंग हो गया और नंदा देवी हो गया, इन सारे के सारे का कलर व्हाइट है। इसका मतलब ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है, यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क का ये पार्ट है। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल मिलेगा, और सिमलीपाल भी किसका पार्ट है? सिमलीपाल भी पार्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। फिर मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में आपको 3 मिलेंगे। एक अचानकमार अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये यूनेस्को का भी पार्ट है। दूसरा आपको यहां मिलेगा पचमढ़ी, पचमढ़ी अगेन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को का भी पार्ट है। और तीसरा आपको मिलेगा पन्ना, पन्ना सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, 2011 में इसे दर्जा दिया गया था। अब पन्ना दोस्त याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व तो है लेकिन ये यूनेस्को का पार्ट नहीं है। तो अगर एमपी से सवाल आ जाए कि एमपी के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है तो आंसर करेंगे 2। एक हो गया अचानकमार अमरकंटक, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के इलाके में आता है, और दूसरा हो गया आपका पचमढ़ी, और पचमढ़ी तो इंटायरली एमपी में आता है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, आंसर करेंगे पचमढ़ी, और सबसे नया कौन सा था तो आंसर करेंगे पन्ना। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर आप आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे तो यहां आपको सस्चलम पहाड़ियां मिलेंगी, सस्चलम पहाड़ियां आपको यहां पर मिलेंगी। उसके बाद जब आप अंडमान और निकोबार पहुंचेंगे तो यहां आपको ग्रेट निकोबार मिलेगा, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार जो है वो यूनेस्को के तहत भी रिजर्व किया गया है। फिर आप तमिलनाडु पहुंचेंगे तो यहां मन्नार की खाड़ी, हालांकि यहां पर आती है बीच में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी वाला इलाका आपको यहां मिलेगा। उसके बाद केरल जब आप आएंगे तो आपको अगस्त मलाई पहाड़ियां मिलेंगी। उसके अलावा आपको नीलगिरी पहाड़ियां मिलेंगी। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले पार्ट में है, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में बनाया गया था। और फिर आपको गुजरात में एक मिलेगा कच्छ, और कच्छ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। बाय एरिया, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ है।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्त हमारे ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हुए। सबसे ज्यादा आप देखें किस इलाके में है, तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व देखने के लिए मिल रहे हैं, अचानकमार, पचमढ़ी और पन्ना। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हमने कोल्ड रेगिस्तान देखा, उत्तराखंड में हमने नंदा देवी की बात की, यूपी और बिहार में हमको एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं मिला, सिक्किम वाले इलाके में खांग चिंगडोंग करके हमको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिला, फिर हमको अरुणाचल वाले प्रदेश में दिबांग करके एक बायोस्फीयर रिजर्व मिला, असम वाले इलाके में हमको एक डिब्रूगढ़ मिला, डिब्रू साखोवा और मानस करके बायोस्फीयर रिजर्व मिला। उसके बाद मेघालय वाले इलाके में नौकरेक करके हमको बायोस्फीयर रिजर्व मिला, जो कि यूनेस्को के तहत भी पार्ट है। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हमको मिला, उड़ीसा वाले इलाके में सिमलीपाल हमको मिला, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश के इलाके में हमको सस्चलम पहाड़ियां मिली। उसके बाद जब तमिलनाडु आप पहुंचे तो तमिलनाडु के पास आपको मन्नार की खाड़ी में एक बायोस्फीयर रिजर्व मिला। एमपी में आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलते हैं, एक तो पन्ना वाला हो गया, अचानकमार हो गया और पचमढ़ी हो गया। पचमढ़ी पहला है। उसके बाद जब आप केरल पहुंचे तो केरल में आपको अगस्तमलाई मिला और फिर आपको एक नीलगिरी मिला, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आता है। देन नीलगिरी के बाद जब आप पहुंचे तो गुजरात में आपको भारत का आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिला, वो है कच्छ। तो इस तरह से आपको ये 18 बायोस्फीयर याद रखना है, आपको ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है। 2 बातें और हैं, एक तो यहां पर दोस्त हम नीलगिरी का डिस्कशन करेंगे और फिर एमपी वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट पर। अच्छा, ये 11 वो हैं, तो 11 को लिस्ट अप कर दिया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नीलगिरी, तो नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसे 1986 में 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था और 2000 में, सन 2000 में उसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को के WNBR प्रोग्राम में उसे शामिल किया गया। दोस्त, ये जो नीलगिरी का इलाका है इसके अंदर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और नीलगिरी के अंदर आपको इतने इलाके, केरल का इलाका मिलेगा, आपको कर्नाटक का इलाका देखने मिलेगा और आपको तमिलनाडु का इलाका देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो पहले भी डिस्कस किया था कि ये देखिए, ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब पता है यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के तहत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और यही राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे केरल, तो केरल के यहां पर 4 राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी के तहत आते हैं। पहला कौन सा है? वायनाड। तो वायनाड, ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायनाड राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप आंसर कर पाएंगे ये केरल में है। दूसरा यहां पर आता है नीलांबुर। दूसरा कौन सा आता है? नीलांबुर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। फ्लावर वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कमेंट में करके दोस्त आप बताएंगे प्लीज। और इसके बाद आता है सिरुवानी पहाड़ियों वाला क्षेत्र। सिरुवानी पहाड़ियों वाला क्षेत्र। तो अब इससे हमें 4 चीजें और पता पड़ गई कि वायनाड, नीलांबर, साइलेंट वैली और सिरुवानी पहाड़ियां, ये चारों कहां पर आती हैं? तो दोस्त ये चारों आती हैं केरल वाले इलाके में। चारों कहां पर आती हैं? केरल वाले इलाके में ये चारों चीजें आती हैं। वायनाड, नीलांबर, साइलेंट वैली और सिरुवानी पहाड़ियां, ये चारों आपको केरल में मिलेंगी। और ये चारों किसका हिस्सा है? तो ये चारों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये चारों नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। केरल के बाद इसका इलाका कर्नाटक में भी आएगा और कर्नाटक में आपको 2 क्षेत्र मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बांदीपुर, और यह पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। और दूसरा आपको मिलेगा नागरहोल। दूसरा कौन सा मिलेगा? नागरहोल आपको मिलेगा। तो आप देखें, केरल में वायनाड, नीलांबुर, साइलेंट वैली और सिरुवानी पहाड़ियां आपको मिली। वहीं कर्नाटक में आपको बांदीपुर और नागरहोल के 2 पार्ट मिले। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
उसके बाद दोस्त जो तमिलनाडु वाला इलाका है, यहां से सिर्फ एक क्षेत्र आता है, मुदुमलाई पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आती हैं? मुदुमलाई पहाड़ियां आती हैं। तो ये क्या है, अब चाहे वायनाड आ जाए, नीलांबुर आ जाए, साइलेंट वैली आ जाए, शिरुवनी पहाड़ियां, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई, ये सारा किसका हिस्सा है? ये सारे पार्ट हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो इसी से आपको जानकारी मिलती है कि एक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो एक बहुत बड़ा इलाका होता है और उसमें एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या एक से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। सो इट इज द ह्यूज एरिया, ये काफी बड़ा क्षेत्र होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं पचमढ़ी, जो 1999 में इसे दर्जा दिया गया और ये मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। फिर आपको अचानकमार अमरकंटक मिलेगा जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में आता है, और आपको एक पन्ना वाला इलाका मिलेगा। इसमें से जो पचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक है, ये किसका पार्ट है दोस्तों? तो ये पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का, जो यूनेस्को का एक कार्यक्रम है, जो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। यहां पर देखें आप चीजों को, तो पचमढ़ी सबसे पहला इलाका आता है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी 1999 और 2009, तो 1999 में इसे दर्जा किसका दिया गया? तो 1999 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, जबकि 2009 में 10 सालों के बाद इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, जो कि यूनेस्को के तहत आता है। तो देखो एमपी से ये दोनों सवाल आ सकते हैं कि पचमढ़ी को बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का हिस्सा, पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कब बनाया गया? तो आंसर करेंगे 1999 में। और अगला सवाल आएगा कि पचमढ़ी को यूनेस्को के तहत विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया? तो आंसर करेंगे 2009 में। इसमें मध्य प्रदेश का बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के हिस्से आते हैं। तो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले का पार्ट आता है पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। इसके बाद दूसरा है अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक 2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, जबकि 2009 में इसे दर्जा दिया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का। तो 2009 में ही पचमढ़ी को दर्जा दिया गया और 2009 में ही अमरकंटक अचानकमार को दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी वाले जिले में और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कुछ हिस्से इसके तहत आते हैं। फिर आखिरी में है पन्ना। इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसके बाद किसी भी स्थान को भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाया गया है। तो ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है और लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी है। भारत का सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व भी पन्ना है और एमपी का सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व भी पन्ना है। अब दोस्त यहां पर याद रखें, हमने इसे काला रंग इसलिए दिया है क्योंकि ये यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ये यूनेस्को के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का पार्ट नहीं है। ओके, और इसमें पन्ना और छतरपुर जिले आते हैं। इसमें पन्ना और छतरपुर जिले आते हैं। तो एमपी के भी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व कवर हो गए। जो क्वेश्चंस वहां से बन सकते थे हमने वो भी कवर कर लिए। 18 के 18 हमने बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिए। ये भी हमने सीखा कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है वो किसका कार्यक्रम है। तो इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस जो है, एक आध नंबर के जो प्रश्न आते हैं, तो शायद दोस्त अब आप उनका आंसर दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ माई कोड SG Live टू गेट एनी कोर्स, और आने वाले समय में वहाँ पर मेंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आप लोगों से वापस से मुलाकात होगी कुछ समय के बाद, वापस से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।